हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज का जो हमारा ब्लॉग है वो हमारा वीज़ा से रिलेटेड ब्लॉग है, यूएसए का वीज़ा। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि मैंने एक यूएस का वीज़ा अप्लाई किया था यहाँ से, एस्टोनिया से। तो मैं एक बारी थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ। मैंने अपना यूएस का वीज़ा एस्टोनिया से अप्लाई किया था और मैं एस्टोनिया एज अ टूरिस्ट आया हुआ हूँ। मैं यहाँ पे रेजिडेंट नहीं हूँ, मैं एज अ टूरिस्ट एस्टोनिया में आया हुआ हूँ और मैंने अपना यूएस का वीज़ा यहाँ से अप्लाई किया था। एंड ये रहा मेरा पासपोर्ट। तो मुझे मेरा पासपोर्ट आज मिला है जाके, और जो इसका डिसीजन था बेसिकली वो पेंडिंग था। फ्रॉम लास्ट 1 वीक वो डिसीज़न पेंडिंग था। तो आज वो मतलब उन्होंने डिसीज़न लिया और मेरे को बुला के मेरा पासपोर्ट पकड़ा दिया। तो खैर डिसीज़न क्या था वो तो लास्ट की बात है, ठीक है। पर उससे इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को, मतलब ऑफ कोर्स मेनी पीपल दोज आर वाचिंग दिस व्लॉग, बेसिकली उनको ज़रूरत हो वीज़ा अप्लाई करने की, उनकी इच्छा हो वीज़ा अप्लाई करने की, या उनका भी मन हो कि भाई हम यूएस जाएंगे, घूम के आएंगे और हम वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग ये पॉइंट्स कवर करेंगे कि क्या सही है और क्या सही नहीं है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, क्या तरीका सही रहेगा और क्या तरीका सही नहीं रहेगा, क्या गलतियां मैंने करी हैं जो आप ना करो तो शायद आपको उसमें थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आज हम कवर करते हैं उसके अंदर। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मैं यहाँ पे एस्टोनिया फेब में आया था। अराउंड 16th ऑफ फेब को मैं एस्टोनिया आया था। एंड आज देख लो यार, क्या है आज 25, 26, 27 मार्च है आज, शायद नहीं 26 मार्च है, मेरे को ना डेट 27 मार्च है आज। तो आज 27 मार्च है और मतलब मेरे को कितना ज़्यादा और कितना लंबा टाइम हो गया है यहाँ पे। तो ये एक मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि जो मैंने यहाँ पे की थी, और मैं चाहूँगा कि कोई और ऐसी गलती ना करे अगर उसको इतना लंबा कहीं बाहर रहने का शौक़ नहीं है, या फिर बहुत मेजर कोई घूमने के प्लान नहीं है मेरा ना। बहुत मेजर कोई घूमने का प्लान नहीं था क्योंकि मैं रेजिडेंट नहीं हूँ, मैं टूरिस्ट हूँ। तो हाँ, मैं यहाँ पे इतना लंबा इस वजह से रह गया क्योंकि यूजुअली जो लोगों के वीज़ा होते हैं वो शेनिगन वीज़ाज़ जो होते हैं वो छोटे होते हैं, या कई लोगों को 30 डेज़ का मिलता है, तो कईयों को नंबर ऑफ़ डेज़ का मिलता है। जितने दिन की वो आइटनरी डिपॉजिट करवाते हैं उतने ही दिन का उनको मिलता है। तो उनके लिए बेसिकली मतलब वो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ गलती जो मैंने ये कर दी थी, बेसिकली जो हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, मेरी सबसे पहले गलती तो ये हुई थी कि मैं जर्मनी गया था। जो जर्मनी में मैंने एंट्री ली तो आराम से मैं अपने एक्चुअली फ्रेंड के पास रुका हुआ था, और मेरा फ्रेंड भी मतलब नया ही था जर्मनी में। तो वो हम लोग किसी के साथ रुके हुए थे, किसी के घर पे रुके हुए थे, और मुझे भी कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे रुकना। तो मेरी भी इच्छा हो रही थी वहाँ से निकलने की। तो फिर मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला कि तू देख, अपॉइंटमेंट मिलती है तो तू फटाफट से जाके कर दे। तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे रुकना, और मैंने अपॉइंटमेंट देखी, और अपॉइंटमेंट देख के मतलब मेरे को अपॉइंटमेंट मिली बेसिकली। और मेरे से ये गलती बस ये हो गई थी कि मैंने मंथ पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जल्दबाजी में मैंने अपॉइंटमेंट उठा ली थी। तो जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट मिली मैंने वही उठा ली। तो जो तो सबसे पहली बात ये है कि ये कहते हैं कि भाई एस्टोनिया में 1-2 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है, ये नहीं, ये सच बिल्कुल नहीं है। जो नॉन रेजिडेंट ऑफ एस्टोनिया के हैं उनको 1-2 दिन में नहीं मिलती है, उनको बड़े लंबे टाइम में अपॉइंटमेंट मिलती है। तो ये चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखना कि भाई जब भी आप अपॉइंटमेंट उठा रहे हो तो प्रिसाइसली उस चीज़ को चेक करना एकदम कि भाई आप कब की उठा रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग ही अपने ट्रैवल प्लान्स बनाना कि इस डेट की मेरी अपॉइंटमेंट है एंड मुझे इस डेट पे यहाँ पे होना है। और उससे लेके मिनिमम 8 दिन का 8 वर्किंग डेज़ का एक गैप लेके चलना
कि अगर आप पासपोर्ट डिपॉजिट कराओगे तो आपको 8 दिन का टाइम लग सकता है आपके वीज़ा को अप्रूव होने में या रिजेक्ट होने में। अगर इफ़ इट इज़ द फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप सेकंड टाइम अप्लाई कर रहे हो तो ये हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, शायद आज लेके कल डिसीजन दे देंगे वो। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करते हो तो देयर इज़ 100% बैकग्राउंड चेक। यूएस वीज़ा में बैकग्राउंड चेक होता ही होता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके अप्लाई कर लो, आपका बैकग्राउंड चेक होगा। आप इंडिया से करोगे तो भी होगा, आप यहाँ से करोगे तो भी होगा। अगर आप यहाँ से करोगे तो वो आपके पासपोर्ट को इंडिया भेजेंगे, मतलब पासपोर्ट को नहीं, बेसिकली पासपोर्ट की फ़ोटो को इंडिया भेजेंगे वाया वॉशिंगटन। वो यहाँ से वॉशिंगटन भेजेंगे, वॉशिंगटन से इंडिया जाएगा, वहाँ पे आपका बैकग्राउंड चेक होगा। मुझे कैसे पता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊँगा। बट कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कम से कम 8 दिन का, 8 वर्किंग डेज़ का एक आप वो लेके चलना कि भाई मैंने अगर वीज़ा लगवाना है तो वीज़ा अपॉइंटमेंट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से आगे हमारे पास 8 वर्किंग डेज़ सरप्लस में हो। एंड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को इंक्लूड करेंगे तो 9, ठीक है। सैटरडे संडे फिर बता रहा हूँ इंक्लूडिंग नहीं है, वर्किंग डेज़ है। तो सैटरडे संडे को बिल्कुल मत गिनना। और कोई पब्लिक हॉलीडे आ गई, चाहे वो यूएस की हो चाहे वो एस्टोनिया की हो, उसको भी मत गिनना, क्योंकि वहाँ पे भी छुट्टी होती है, वो काउंट नहीं होते। तो मैंने अपना लास्ट ट्यूसडे को एस्टोनिया में वीज़ा डाला था। 19 मार्च को मैंने एस्टोनिया में यूएस को वीज़ा अप्लाई किया था और 19 मार्च को मेरा अपॉइंटमेंट था। जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे मतलब एंट्री हुई, चेकिंग वगैरह होती है, सब एकदम मतलब एयरपोर्ट स्टाइल चेकिंग होती है, बेल्ट उतार के। तो मेरी चेकिंग वेकिंग हुई और चेकिंग वेकिंग होने के बाद उन्होंने मेरे को अंदर भेज दिया। अंदर गया तो और लोग भी बैठे हुए थे, आई वॉज नॉट द ओनली पर्सन। तो और लोग भी बैठे हुए थे, तो मैं भी वेटिंग में बैठा रहा। तो सबसे पहले तो मैं रूम नंबर 1 में गया। वहाँ पे मैंने अपना पासपोर्ट दिया, उनको मैंने अपना पासपोर्ट डिपॉजिट कराया। एंड उसके बाद मैं बाहर आके चेयर्स पे बैठ गया। उससे पहले क्या हुआ था, मेरा सुबह 9 बजे का अपॉइंटमेंट था बेसिकली, और मैं उठ के 8:30 बजे के आसपास मैं एम्बेसी के पास था। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए थे, विच इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब है, ज़रूरत ही नहीं है, कोई एक पेपर भी साथ में लेके आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट लेके आना है आपने, सिर्फ पासपोर्ट, ठीक है। और अगर आप पेपर लेके भी आओगे ये सोच के कि भाई शायद काम आ जाए, शायद मांग लें, बैग में रखा है, देयर इज़ नो हार्म। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो आपसे डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। मैंने उनको डॉक्यूमेंट ऑफ़र करे थे कि भाई मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, इन केस इफ़ यू वांट। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, वी डोंट टेक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो ये आप इस बात का ध्यान रखें कि इन केस अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं भी और आप देना भी चाहते हो तो वो नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो मैं 8:30 बजे एम्बेसी के बाहर था सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, और सिर्फ ये भूल गया कि मैं पासपोर्ट जहाँ पे मैं रह रहा था वहीं छोड़ाया। तो भाई मैं वहाँ से भागा, जैसे तैसे हुआ मैं वहाँ से भागा। ट्रैम का इंतज़ार कर रहा था, ट्रैम नहीं आई। बोल्ट बुक करी, बोल्ट नहीं आई। जो ये स्कूटर होते हैं बेसिकली, ये वाले स्कूटर होते हैं, जो ये वाले जो ये सामने खड़ा हुआ है, ये स्कूटर भी नहीं मिला मेरे को। तो अगर ये भी मिल जाता तो भी मैं आराम से आ जाता, तो मेरे को नहीं मिला स्कूटर। और फिर बड़ी मुश्किल से लकीली मेरे को एक ट्रैम मिल गई, और जैसे ही मैं ट्रैम में बैठा वापसी के लिए, मैंने बैठते साथ ही बोल्ट बुक कर दी अपने हॉस्टल से एम्बेसी की, और उसको मैसेज छोड़ दिया कि आई विल रीच इन 5 to 6 minutes, और प्लीज़ वहाँ पे खड़े रहना। ये मेरे से ना गलती हो गई थी कि मैं अपना पासपोर्ट भूल गया। ऑफ कोर्स ये गलती कोई नहीं करता, मैंने कर दी थी। मे बी बिकॉज मैं एक्साइटेड था शायद कि भाई आज मेरा अपॉइंटमेंट है आफ्टर वेरी लॉन्ग, मतलब ऑफ कोर्स 1 महीने का वेट, पूरा का पूरा 1 महीने का वेट करने के बाद जाके मेरा अपॉइंटमेंट आया। एंड मेरा रोज़ का रहने का ख़र्चा, खाने का ख़र्चा, मतलब बहुत मोटा कह सकते हो आप कि मेरे को बहुत हैवी पड़ा यहाँ पे आके रहना, खाना और अपना
यूएस के वीज़ा के लिए अप्लाई करना बहुत महंगा पड़ा मेरे को। तो इसलिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि मैंने अपॉइंटमेंट बुक करते हुए ध्यान नहीं दिया डेट के बारे में। तो आप लोग भी अगर आओगे तो इंडिया से ही वो करके आना, क्योंकि मैंने यहाँ पे आने के बाद अपॉइंटमेंट उठाई थी, इसलिए मेरे दोस्त ने बोला था मिल जाती है। एंड मैंने DS-160 भी यहीं पे आने के बाद भरा था। मतलब प्लान ये नहीं था कि मैं वीज़ा लूँगा, प्लान ये बिल्कुल भी नहीं था कि मेरे को यहाँ से वीज़ा लेना है या कुछ करना है, बट ये था कि मैं तो सिर्फ घूमने जा रहा था। तो मैंने DS-160 भी यहाँ पे आने के बाद ही भरा था। तो बस फिर जल्दबाजी में मैंने अपॉइंटमेंट उठाई और वो ऐसी उठी कि वो बहुत गलत उठी। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करना, इससे आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। उसके बाद तो चलो मैं जैसे तैसे आया भाई, मैंने अपना पासपोर्ट लिया और मैं एम्बेसी वापस चला गया। अराउंड 9 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था और मैं अराउंड 9:15 वापस एम्बेसी चला गया था। तो मैंने मतलब बोल्ट वाले को बोला, मैं कहा भाई थोड़ा तेज़ चला लो, मेरी अपॉइंटमेंट है एंड आई डोंट वांट टू मिस। ऑफ कोर्स यार 1 महीने के वेट के बाद मेरी अपॉइंटमेंट थी और इतनी बड़ी मैंने बेवकूफ़ी कर दी। तो मतलब आप समझ ही सकते हो कि मेरे को अंदर से कैसे मेरी हार्ट बीट एकदम बढ़ी हुई होगी। एनीवे उसने मेरे को पहुंचा दिया 9:20 के अराउंड, उसने मेरे को एम्बेसी पहुंचा दिया। अब मैं एम्बेसी पहुंच के बाहर देख रहा हूँ कि लोग खड़े हुए हैं लाइन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बेसिकली। तो अगर आपको बाई एनी चांस कभी कोई किसी भी कारणवश लेट हो भी जाता है 15-20 मिनट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस मत लेना। मैंने तो स्ट्रेस बहुत लिया था, आप मत लेना। आप वहाँ पे जाओगे, आप अपना नाम लोगे, अगर आपसे आगे कोई बंदा हो जिसका अपॉइंटमेंट लेट हो तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा अपॉइंटमेंट थोड़ा सा अर्ली है, तो आप प्लीज़ क्या मैं जा सकता हूँ। तो वो आप ऐसा करके आगे जा सकते हो। मैं ऐसे ही करके अपने एक लड़के से आगे चला गया था, उसका अपॉइंटमेंट 10 का था और मेरा 9 का था, उसका 9:45 का था। तो उसने कहा हाँ कोई बात नहीं, वो चाइना से था बेसिकली। तो मैं चला गया आगे। अब अंदर जाने के बाद उन्होंने पासपोर्ट लिया। सिक्योरिटी रूम, आपको एक बड़ा सा ग्लास का कंपाउंड बना रखा है जिसको उन्होंने सिक्योरिटी कंपाउंड बना रखा है। वो सिक्योरिटी रूम में आप जाओगे, वो आपसे पासपोर्ट लेंगे और सिर्फ पासपोर्ट मांगेंगे। उसके बाद आपकी जैकेट वैकेट फ़ोन वोन सब ले लेंगे। फ़ोन स्विच ऑफ करने को बोल देंगे, अगर कोई एप्पल वॉच या गैलेक्सी वॉच वगैरह है वो भी स्विच ऑफ करने को बोल देंगे। उसके बाद आपकी बेल्ट वेल्ट उतरवा के सब एक बार चेक करके फ़ोन अपने पास रख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सारा अपने पास रख लेंगे, सिर्फ आपके पास आपका पासपोर्ट रहेगा। और वो पासपोर्ट लेके आप एम्बेसी के अंदर एंटर करेंगे। एम्बेसी के अंदर एंटर करते ही आपको एक लड़की गाइड करेगी कि आपने कब किसके बाद किस दरवाजे में जाना है। तो विच इज़ बेसिकली कैबिन नंबर 1। सबसे पहले आप कैबिन नंबर 1 में जाते हो, वहाँ पे जाके आप अपना पासपोर्ट देते हो उनको एंड वो आपसे कुछ नहीं पूछते और आपको बोल देंगे कि आप बाहर वेट करो। मैं आगे अपना पासपोर्ट देके बाहर आके मैं वेट कर रहा हूँ एंड सबका मतलब ऑब्वियसली फ़र्स्ट कम फर्स्ट पे चलता है, तो सबका ही मतलब एक एक करके नाम बुला रहे थे। तो जो मेरे से पहले एम्बेसी के अंदर एंटर हुए थे उनका जब नाम आया तो मैं समझ गया कि इनके बाद मेरा नाम है। तो जैसे ही वो कैबिन नंबर 2 से बाहर आए तो उन्होंने मेरा नाम लिया, मैं खड़ा हुआ, मैं कैबिन नंबर 2 में चला गया। तब उन्होंने मुझसे एप्लीकेशन फॉर्म मतलब जो था अपॉइंटमेंट वाला, जो DS-160 फिल करने के बाद हमको एक वो मिलता है अपॉइंटमेंट, नहीं सॉरी DS-160 नहीं, अपॉइंटमेंट उठाने के बाद हमको जो मिलता है जिसमें DS-160 का नंबर होता है बार कोड के साथ। तो अपॉइंटमेंट फॉर्म या पेज जो भी था वो उन्होंने मेरे से मांगा, वो मैंने उनको दे दिया। तो सारे डॉक्यूमेंट्स में से सिर्फ वही एक पेपर उन्होंने मुझसे लिया और कुछ भी नहीं लिया। फिर उन्होंने अपने सवाल जवाब शुरू कर दिए। तो सिंस मैंने DS-160 के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन कर रखी थी कि मैं कहाँ कहाँ घूमने गया हुआ हूँ, कहाँ कहाँ मैं किस किस कंट्री में होके आया हुआ हूँ, तो उसमें एक कंट्री थी रशिया। तो रशिया का इनका भाई बहुत है हिसाब किताब। तो 2 बातें हैं भाई, पहली तो एस्टोनिया को भी रशिया पसंद नहीं है और दूसरी अमेरिका को तो वैसे ही पसंद नहीं है, ठीक है। तो उनका पहला क्वेश्चन मेरे से हाय हेलो हाउ आर यू ये सब तो नहीं, आप रशिया गए थे, आप रशिया क्यों गए थे। तो उन्होंने बेसिकली ये मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आप रशिया गए थे, आप रशिया क्यों गए थे। तो इसका जो जवाब मैंने उनको दिया, जो कि बेसिकली सच था,
मेरा फ्रेंड है, वो जाना चाहता था रशिया। अब मेरे पास शेंगेन वीज़ा लगा हुआ था पहले ही, तो मैं अगर उनको ये बात बोलता कि जी कभी शेंगेन जाने का मौका नहीं मिला तो हमारे लिए तो रशिया ही यूरोप है, तो थोड़ा सा अटपटा हो जाता। तो नहीं, बेसिकली मेरे दोस्त का मन था रशिया जाने का, उसने मेरे को बोला कि चल भाई रशिया चलते हैं। और मैं समझ गया था कि उसका रशिया जाने का मन है, बिकॉज ही वांट टू एक्सपीरियंस द सेम थिंग बेसिकली, क्योंकि रशिया इज़ मोर लाइक दिस शेंगेन। उनका मतलब जो कंट्री है या उनके कंट्री के जो कुछ लोग हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब यही हिसाब किताब फॉलो करते हैं जो यूरोप में फॉलो होता है। तो इट इज़ मोर लाइक यूरोप। अगर आपको यूरोप का एक्सपीरियंस करना हो और आप यूरोप में नहीं आ पा रहे हो तो रशिया इज़ अ गुड ऑप्शन बेसिकली। तो वही बात हुई, तो उन्होंने मेरे से पूछा था, मैंने उसको बताया कि मैं कहा जी मेरा दोस्त था जो मेरे को अपने साथ लेके गया था, इसलिए मैं गया था। और सेकेंडली आई एम अ ट्रैवलर, मैं एक ट्रैवलर हूँ और मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी एक रीज़न था कि मैं रशिया जाना चाहता था। मेरा भी मन था रशिया देखने का, ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं था, मेरे दोस्त का ही था। तो नहीं, क्योंकि सिंस मैंने काफ़ी कंट्रीज़ विज़िट कर रखी हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कहूँगा मैंने 60 70 50 100 कंट्रियाँ विज़िट करी है ना, काफ़ी कर रखी है, 30 32 कंट्रियाँ में भी। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि भाई ये फैक्टर बेसिकली ये एकदम 100% ट्रू था कि भाई मैं इसी वजह से मैं रशिया गया था। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आप इंडिया में क्या करते हो। तो मैंने बताया कि भाई मेरा बिज़नेस है इंडिया में, और मैंने 2019 में अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश किया था, और 2019 से लेके अभी तक मैं उसको अच्छे से चला रहा हूँ। उसी के ऊपर मेरा पूरा फोकस है। और मेरी एक ट्रैवल एजेंसी है जो फुल फ्लेज ट्रैवल एजेंसी है, हम आयाटा एक्रीडेटेड है। तो मैंने उसको सब बताया इस बारे में। मैंने कहा जी मेरे छोटे छोटे से 2 रेस्टोरेंट भी हैं, जिसमें से एक मैं डिसकंटिन्यू कर चुका हूँ बट एक अभी भी चल रहा है। एंड एक मेरी आयाटा ऑथोराइज ट्रैवल एजेंसी है, एंड अच्छे से वो भी फंक्शन कर रही है प्रॉपरली फुल टाइम। तो कहती है अच्छा, तो कहती कि ट्रैवल एजेंसी में मतलब कैसे आपका मतलब अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का। मैंने उसको ये बताया, मैं कहा जी मैंने मतलब अराउंड 2014 में एक यूएस से मतलब यूएस रिलेटेड ट्रैवल एजेंसी में मैंने जॉब की थी। एंड कई साल मैंने उसमें जॉब करने के बाद, काफ़ी टाइम उसमें जॉब करने के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाली ट्रैवल एजेंसी में मैं स्विच कर गया था। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाली ट्रैवल एजेंसी को जब छोड़ा, तो उसके बाद मेरा इरादा करा कि यार अपना ही काम करते हैं, कब तक ऐसे ही जॉब्स चेंज करते रहेंगे या कुछ करते रहेंगे, इतना टाइम हम जॉब चेंज करने में लगाएंगे, हम अपना ही कुछ करते हैं। और मैंने अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू करी धीरे धीरे। फिर कोविड आ गया था, बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई, बट एनी हाउ बाय गॉड्स ग्रेस एजेंसी का अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। सो नाउ वी आर डूइंग प्रीटी फाइन। कहती चलो बहुत बढ़िया। तो फिर मुझसे पूछती कि यूएस का प्लान कैसे बना आपका, कि मतलब यूएस का क्या करोगे आप यूएस जाके। तो ये बेसिक क्वेश्चन है बेसिकली। तो मैंने बोला कि यूएस का प्लान मेरा कोई ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट प्लान नहीं है मेरा यूएस का कि मेरे को अभी ही जाना है, आप वीज़ा दे दोगे तो मैं कल निकल जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरा। मतलब उसने पूछा कि कब जाने की इच्छा है आपकी यूएस। मैंने कहा यार अराउंड माई बर्थडे विच इज़ इन जुलाई। तो जुलाई में मेरा बर्थडे है, और ऐसा एक प्लान है हमारा विच इज़ नॉट येट फाइनलाइज, बट एक रफ प्लान है कि हम जुलाई में यूएस जाएंगे अराउंड माई बर्थडे, और इस बार बर्थडे हो सका तो यूएस में ही सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरा और मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं जो लंदन में रहते हैं, तो उन्होंने अपना जो ESTA है उन्होंने वो पहले ही ले रखा है इसका यूएस जाने के लिए, और कनाडा के लिए भी उन्होंने अपना ETA ले रखा है। तो उसने मेरे को बोला था कि भाई तू वीज़ा ले ले और हम साथ चलेंगे, तो विच इज़ अ फैक्ट। तो मैंने वही चीज़ उनको बोली कि ये है मेरा प्लान, और मैं जुलाई के अराउंड मेरा प्लान है यूएस जाने का। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार इस क्वेश्चन के माध्यम से वो ये नहीं जानना चाहते कि आप यूएस जाना क्यों चाहते हो, वो ये क्वेश्चन आपसे पुट करते हैं ये जानने के लिए कि आप वापस आओगे या नहीं। डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, पर इनडायरेक्टली वो आपके
जवाब से समझ जाएंगे। तो जो आप आंसर दोगे ना, उस चीज़ से वो समझ जाएंगे कि भैया आप वापस आओगे या नहीं। और यहीं पे, इसी आंसर पे आप या तो जीतोगे और या हारोगे। यही आंसर आपका डिसाइड करेगा कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए या वीज़ा नहीं मिलना चाहिए। तो वो जब मुझसे पूछ रही थी कि भाई यूएस का प्लान कैसे बना, कब जाओगे, कहाँ रहोगे, जो भी उसका मतलब था, तो उस चीज़ का मेरा जो एक्चुअल आंसर था वो यही था। और जो मेरा एक्चुअल प्लान है वो भी यही है कि मैं अराउंड माय बर्थडे जुलाई में मैं जाऊँगा और वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा। तो क्या क्या जगह बेसिकली मेरे को देखनी है। कहाँ जाओगे, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था यूएस में कहाँ जाओगे। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा देखो जी, बचपन से हम हॉलीवुड पिक्चरें बहुत देखते आए हैं, बहुत ज़्यादा हॉलीवुड पिक्चरें देखते आए हैं। तो पूरे यूरोप कह रहा हूँ, सॉरी, पूरे यूएस का तो मेरे को नहीं पता है, बट जितना हमने हॉलीवुड में देखा है वो या तो न्यूयॉर्क होता है, या आपका मियामी होता है, या आपका लॉस एंजलिस होता है, और या फिर आपका लॉस वेगस होता है। तो आपका ये 4 जगहों के मैंने नाम लिए, न्यूयॉर्क, मियामी, लॉस एंजलिस एंड लॉस वेगस। तो मैंने उसको वही बात बोली, और जिस तरीके से मैंने उसके सामने प्रेजेंट करी, मैंने उसको ये बात बोली दैट, मैं हिंदी में ही बोल देता हूँ कि मैम हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं काफ़ी हॉलीवुड मूवीज़ को देख देख के, काफ़ी, मतलब ऑफ कोर्स कहीं जितनी भी हमने हॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं उसमें हमने या तो न्यूयॉर्क ही देखा है, या हमने मियामी देखा है, या वेगस देखा है, या फिर अपना एलए देखा है। तो ये सब देख देख के हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार हमें पर्सनली एक्सपीरियंस करनी है ये जगहें, पर्सनली हमें देखनी है ये जगहें जाके कि कैसी है ये जगह। और मतलब क्योंकि मूवी के अंदर वो बहुत ज़बरदस्त दिखती है, तो इच्छा करती है आपकी यार हम भी जाएंगे। तो इसी वजह से मेरा जो प्लान है वो इन्हीं एरियाज़ में से किसी एरिया को टारगेट करके जाने का है कि या तो मैं जाऊंगा तो लॉस एंजलिस या लॉस वेगस कवर करूंगा, या फिर मैं न्यूयॉर्क या मियामी कवर करूंगा। क्योंकि न्यूयॉर्क और मियामी और लॉस एंजलिस और लॉस वेगस ये दोनों यूएस के अलग अलग कोने में है। तो कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस पड़ता है और वेगस नवाडा में पड़ता है, जो बेसिकली दोनों साथ साथ हैं, दोनों स्टेट साथ साथ हैं। और न्यूयॉर्क जो है आपका यूएस की मतलब अटलांटिक ओशन वाली साइड पे पड़ता है न्यूयॉर्क, और आपका जो मियामी है वो भी आपका अटलांटिक ओशन वाली साइड पे ही पड़ता है। तो आप उन दोनों पोर्शन को भी कवर कर सकते हो। हाउ एवर मियामी न्यूयॉर्क से बहुत दूर है, लेकिन उसके बीच का ट्रैवल डिफ़िकल्ट नहीं है, छोटा सा ट्रैवल है। आप फ्रंटियर या स्पिरिट एयरलाइंस, कुछ भी सस्ती सी एयरलाइंस लेके आप ट्रैवल कर सकते हो, इट इज़ वेरी इजी। तो ये बात मैंने उसको बोली, कहती चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसने मेरे को बोला कि ये क्या कहते हैं, आप ये पर्ची ले लो। उसने मेरे को एक पर्ची दी जिस पे लिखा हुआ था वेंसडे 2 to 4 PM, 2 से 4 बजे के बीच में आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना। ठीक है, अब भाई ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो की। और ये सारे टूरिस्ट, जितने भी टूरिस्ट हैं जो कहीं से भी, नॉट ओनली एस्टोनिया, कहीं से भी अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहेंगे, उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो भाई जब भी कोई लोकल रेजिडेंट, मतलब मान लो कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और मेरे को यहाँ की रेजिडेंसी मिली हुई है, ठीक है, तो उसमें और मैं एज अ टूरिस्ट यहाँ पे हूँ, इन दोनों सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। तो लोकल रेजिडेंट को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है और एक टूरिस्ट को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो मे बी शायद आप लोगों को यूट्यूब पे और वीडियोस भी मिले होंगे जहाँ पे लोगों ने कहीं बाहर से अपना वीज़ा लगवाया होगा, या उनका जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है उन्होंने वो एक्सपीरियंस शेयर किया होगा। तो ये जो चीज़ मेरे साथ हुई थी ये मेरे को नहीं पता थी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सबको पता रहे कि जो यूएस वीज़ा है, हम ये सोचते हैं कि यार इंडिया से अप्लाई करेंगे, लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा। तो बाहर भी सेम है भाई, इनफैक्ट बाहर ज़्यादा डिफ़िकल्ट है।
इस बात का ध्यान रखना। ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए है बिकॉज फर्स्ट थिंग इज़, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो, जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो, वो कंट्री आपको नहीं जानती अगर आप टूरिस्ट हो तो। अगर आप रेजिडेंट हो तो बात अलग है, बट इन केस इफ़ यू आर अ टूरिस्ट देन वो कंट्री आपको नहीं जानती, ठीक है। वहाँ के काउंसलर आपका बैकग्राउंड चेक आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड इट कैन बी अ वेरी बिग नेगेटिव पॉइंट फॉर एनीबडी, किसी के लिए भी हो सकता है ये। तो कई लोग ऐसे हैं, मतलब कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने एक ही दिन में वीज़ा ले लिया था, बट पॉइंट टू बी नोटेड वॉज आउट ऑफ दोज यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देखा है, हाँ मतलब एक दो का मैंने ज़रूर देखा है। उसमें से एक भाई ये बात बोलता है कि मैंने आज अप्लाई किया और कल वीज़ा मिल गया, बट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि वो ऑलरेडी एक बार इंडिया अप्लाई करके रिजेक्ट हो चुका है। तो जब उसने इंडिया में अप्लाई किया था, जो भी उसका रिजेक्शन रीज़न रहा वो एक बिल्कुल अलग बात है, बट उसका एक बैकग्राउंड चेक होता है, वो बैकग्राउंड चेक हो चुका था। इस वजह से जब उसने यहाँ पे अप्लाई किया तो उसको अगले दिन वीज़ा मिल गया। मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया था, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था, और मेरा इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने अपना डिसीज़न सुनाने में टाइम इस वजह से लिया क्योंकि उनको अब बैकग्राउंड चेक करना था। तो उन्होंने मुझे 7 वर्किंग डेज़ के बाद आज मुझे मेरा पासपोर्ट वापस दिया है अपने डिसीज़न के साथ। उन्होंने इस दौरान आई एम डेड श्योर कि उन्होंने मेरा बैकग्राउंड चेक किया है। उन्होंने मेरे पासपोर्ट की कॉपी को वॉशिंगटन भेजा है। मैं वहाँ पे एम्बेसी ऑलमोस्ट एवरीडे जाता था ये पूछने के लिए कि मेरे को अपना पासपोर्ट चाहिए, मेरे को पासपोर्ट मिलेगा क्या। एंड सिक्योरिटी काउंसलर सेक्शन में फ़ोन करके मेरे को ये बोल देती थी कि देयर इज़ अ टेक्निकल प्रॉब्लम एंड योर पासपोर्ट इज़ विद वॉशिंगटन एंड यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, कि कब आपको आना है, कलेक्ट करना है। सो यू विल बी इन्फॉर्म्ड व्हेन टू कलेक्ट योर पासपोर्ट। तो वो हर बार मेरे को यही चीज़ रिपीट करती थी कि भाई आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब मैं एक थर्ड कंट्री में बिना पासपोर्ट के, मेरे को तो ऐसा हो रहा था कि भाई मैं जाके ये बोल दूँ कि भाई तू मेरे को पासपोर्ट दे दे, डिसीजन रिजेक्ट करना है रिजेक्ट कर दे, लगाना है लगा दे, कोई चक्कर नहीं है, तो मेरे को मेरा पासपोर्ट दे दे बस, मुझे मेरे पासपोर्ट से मतलब है, मुझे तुम्हारे वीज़ा से मतलब नहीं है, तो मुझे मेरा पासपोर्ट दे दे। बट वो पासपोर्ट भी नहीं दे रहे थे, तो नहीं देंगे, जो भी उनका डिसीजन होगा वो अपने हिसाब से ही करेंगे। तो मेरे पास 2 पासपोर्ट है, एक मेरा भर चुका है, सो उसके ऊपर एक्सपायर्ड की मतलब पासपोर्ट एक्सपायर्ड की स्टैंप लग चुकी है। बट मेरा जो शेंगेन वीज़ा है विच इज़ वैलिड फॉर 1 होल ईयर, जो एक पूरे साल का वीज़ा है मल्टीपल एंट्री, वो उसी के अंदर है। तो इन केस अगर कोई मुझसे पूछता भी तो मैं उनको अपना पासपोर्ट पुराने वाला दिखा सकता था और वीज़ा भी दिखा सकता था कि मैं यहाँ पे लीगल हूँ, इलीगल नहीं हूँ, ठीक है ना। तो जब भी आप लोगों को, मैंने तभी ये चीज़ बोली थी कि जब भी कोई वीज़ा आप प्लान कर रहे हो यूएस का कहीं से भी लगवाने के लिए, तो कम से कम 8 दिन का स्पेयर टाइम ज़रूर लेके चलना, 8 वर्किंग डेज़ का स्पेयर होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो लोग आपका बैकग्राउंड चेक 100% करेंगे ही करेंगे। आपका बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही उनका जो भी डिसीज़न होगा वो अपना डिसीज़न तब सुनाएंगे। तो आज सुबह मैं स्टेटस चेक कर रहा था अपना, क्योंकि डे 1 पे यहाँ से इधर से मेरा वीज़ा अप्रूव हो चुका था, डे 1 ही मेरा वीज़ा यहाँ पे अप्रूव हो चुका था। सिर्फ बैकग्राउंड चेक के लिए उन्होंने उसको अपने पास रखा। उन्होंने मेरे पासपोर्ट की कॉपी को वॉशिंगटन भेजा, वॉशिंगटन से वो इंडिया गई होगी एंड इंडिया में मेरा बैकग्राउंड चेक हुआ होगा। जब इंडिया से रिवर्ट यहाँ पे आया होगा वॉशिंगटन से इनके पास आया होगा, तब जाके उन्होंने मुझे आज वीज़ा अप्रूव करके दिया। तो मेरा वीज़ा इशूड था, मेरे को स्टैंपिंग करके उन्होंने मेरा पासपोर्ट आज मुझे हैंड ओवर कर दिया है, ठीक है। मुझे मेल आया सुबह, जो कि मैंने नहीं पढ़ा, मैंने बहुत लेट पढ़ा। मुझे सुबह मेल आया था कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। हाउएवर मैंने अपना स्टेटस सुबह ही चेक कर लिया था, मेरे सामने ही वीज़ा अप्रूव्ड से वीज़ा इशूड तक स्टेटस चेंज हो गया था।
तो मेरे पास मेल आ गया था कि आप अपना पासपोर्ट 12 बजे से पहले कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 12 बजे के बाद आते हैं तो 2 से 5 के बीच में आना पड़ेगा आपको, और 2 से 5 के बीच में सिक्योरिटी वाले पासपोर्ट दे देते हैं। तो मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया है एंड वीज़ा मेरा अप्रूव हो चुका है। लेट मी सी इधर, तो ये है बेसिकली मेरा कनाडा का वीज़ा, ठीक है। एंड ये रहा मेरा यूएस का वीज़ा, और मेरे पास मतलब इस पर वैलिड वीज़ा यूके का भी है, और जो मेरा दूसरा पासपोर्ट है उस पर मेरा वैलिड वीज़ा शेंगेन का भी है। तो मेरे पास ऑलमोस्ट हर मेजर कंट्री का वीज़ा है इस वक्त। तो मुझे मतलब ये टेंशन नहीं थी कि वो मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे, बैकग्राउंड चेक में भी और इंटरव्यू में भी मुझे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। जो मेरे को नहीं पता था वो ये था कि यार ये टाइम इतना लेंगे, ये मेरा बैकग्राउंड चेक करेंगे। तो इस चीज़ से मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं था, और ये चीज़ मेरे को अब पता चली है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप में से कभी भी अगर कोई भी अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहता है किसी भी कंट्री से, तो मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप 8 दिन का स्पेयर टाइम ज़रूर लेके चलना, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और आप मेंटली प्रिपेयर हो कि हाँ भाई हमारा पासपोर्ट 8 दिन के बाद ही मिलेगा वीज़ा अप्लाई करने के। हो सकता है आपको जल्दी मिल जाए, अगर जल्दी मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिला तो परेशान मत होना, दे देंगे। वैसे यूएस एम्बेसी यूजुअली पासपोर्ट अपने पास तभी रखती है जब उनको अप्रूव करना होता है, ठीक है। बैकग्राउंड चेक में रिजेक्ट हो गया तो बात अलग है, बट इंटरव्यू में अगर आप अप्रूव्ड हो तो वो आपका पासपोर्ट रख लेंगे। अगर इंटरव्यू में अगर आपको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो दे विल गिव यू योर पासपोर्ट और आपको मना कर देंगे कि हम आपको अभी वीज़ा नहीं दे सकते, अब फिर अप्लाई करना बाद में, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना, इस व्लॉग को शेयर करना, ताकि वो भी देख के अच्छे से समझ जाएं कि क्या चीज़ें करने से ठीक रहेगा, क्या चीज़ें नहीं करने से ठीक नहीं रहेगा। टाटा, मिलते हैं अगले व्लॉग में।